आपका जो YouTube चैनल है उससे आपकी यहाँ पे कितनी को अर्निंग हो रही है? हमारा चैनल इसमें न्यू है, ज़्यादा उसकी एज नहीं है कि वो अच्छा हो, तो समझें कि वो अभी राउंड अबाउट पर मंथ देर है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये आगे जाएगा, इस पे हम इंशाल्लाह इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इससे बहुत ज़्यादा आगे जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरा माशाल्लाह एडिटर है, ये आप देख सकते हैं, और ये मेरी सारी इस नीश की एडिटिंग करता है, ये अब्दुल बारी। यार 10 साल का बच्चा आपकी एडिटिंग कर लेता है, लाइक फॉर रियल? हाँ जी, ये मेरी एडिटिंग करता है, और तकरीबन मेरे पास जितने भी एडिटर हैं 10 से 12 हैं, तो उनको भी यही देख रहा होता है, जब उनको कोई इश्यूज आए तो ये उसको सारा भी देख रहा होता है। किसी भी नीश का मुझे बता दो, एक अगर 40-50 मिनट की वीडियो है, उसको एडिट करने में, उसका विजुअल्स निकलवाने में, फिर एडिट करने में कितना टाइम लग जाता है आपको? अराउंड 20 मिनट्स पर वीडियो। 20 मिनट में आप तकरीबन 40-50 मिनट की वीडियो एडिट कर लेते हो? जी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने वही गेस्ट दोबारा लेके आया हूं जिनको आपने पहले देखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आप लोगों ने कमेंट्स किए, मैसेजेस किए कि हम दोबारा साद भाई को देखना चाहते हैं, दोबारा इनसे किसी और निश पे डिस्कशन सुनना चाहते हैं। तो हमने इनवाइट किया है साद को दोबारा से। आपने इनका पिछला इंटरव्यू भी देखा होगा, उस पर भी हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी मिले, बड़े अच्छे कमेंट्स भी मिले। लेकिन आज हम जिस नीश के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं, वो नीश काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत से लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, बहुत से लोगों को बड़ी क्विकली वो समझ में आ जाएगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोग उस पर कल से काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट नाउ साद के इस नीश से बड़े अच्छे पैसे बन रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग इस नीश को समझेंगे, इस पूरे इंटरव्यू को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उनके भी इस नीश से बड़े अच्छे पैसे बन सकते हैं। सो इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा शायद लंबा इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप लोगों को ये इंटरव्यूज पसंद आ रहे हैं तो मुझे बताएं, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? बहुत से लोग अनसब्सक्राइब्ड हो के हमारा चैनल देख रहे हैं। यार ये ज्यादती है। अगर वैल्यू मिल रही है तो छोटी सी एफर्ट आप भी कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ पसंद है कि हाँ, लोग भी पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। सो चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। सो वेलकम करते हैं साद को अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आज भी साद हमारी ऑडियंस को उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी आप लोगों को पिछले इंटरव्यू में देखने को मिली था। सो स्टार्ट करते हैं। आज मुझे बताओ साद, हम किस नीश को डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मेरी ऑडियंस को समझा भी दो कि वो नीश बेसिकली है क्या। साथ में आज हम इंशाल्लाह करेंगे ग्रैंड माँ स्टोरीज होती हैं, इसमें जो होती है ना, बूढ़ी होते हैं, वो अपनी स्टोरीज बता रही होती हैं कि उनके बचपन में, उनकी जवानी में उनके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ होता है, वो नेगेटिव वाकया हुआ होता है, जिसमें वो बता रही होती हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन उसका बदला मुझे इस रिटर्न में मिला। लाइक एक नेगेटिव साइड से उनका एक पॉजिटिव जो वो निकला होता है, तो वो उसको डिस्क्राइब कर रही होती हैं कि पहले मेरे साथ किसी ने ज्यादती की तो उसका रिटर्न मुझे ऐसे मिला। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ना एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत से लोगों की नानी अम्मा या दादी अम्मा, कभी किसी ने स्टोरी ऐसी सुनाई होगी कि बेटा हम पहले इंडिया से बिलोंग करते थे, फिर हम माइग्रेट हुए, माइग्रेशन के टाइम पे हमने ये देखा, माइग्रेशन के टाइम पे हमने वो देखा। ठीक है, हर किसी की घर में कोई ना कोई जानने वाला आसपास में ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स ज़रूर होंगे जो माइग्रेशन से गुजरे हैं। तो ऐसे चैनल्स होते हैं, ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स मौजूद हैं जो होती तो फिक्शन ही है, यानी ऐसा नहीं है कि वो रियलिस्टिक स्टोरीज होती हैं, बट उनकी कोई ना कोई एंडिंग होती है, और वो इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि ऐसे हुआ, फिर हम जब जवान थे तो ऐसे हुआ, मेरी बेटी ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे बेटे ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे फलाने रिश्तेदार ने ऐसे कर दिया, मेरे सिबलिंग्स ने मेरे साथ ये किया। ऐसी स्टोरीज़ यूएसए की दादी अम्मा या यूएसए के दादा अबू सुना रहे हैं अपनी ऑडियंस को यूट्यूब पे, और ये सारा काम एआई से हो रहा है। अच्छा साथ ऐसे ही है, इसमें मैंने कोई चीज़ मैं मिस तो नहीं कर गया, या मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दी? आपने बिल्कुल ठीक बताया, यूएसए, यूके, कनाडा, लाइक उस कंट्री से ऑडियंस देखती है। और इसमें अगर मैं एक मोस्ट कॉमन बता दूं, एक मोस्ट कॉमन ये चल रहा होता है कि एक दादी अम्मी होती है, बूढ़ी अम्मी, वो कहती है कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ये किया, मेरे बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की, उसने मुझे ओल्ड होम भेज दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके भी बेटों ने मेरी कंपनी में आकर वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। तो इस टाइप की स्टोरीज वो बेसिकली होती, तो जाहिर है एआई जनरेटेड है, तो इस टाइप की स्टोरीज हम कवर कर रहे होते हैं, वो आपकी ऑडियंस को समझ आ गया होगा। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है साथ कि ये जो स्टोरी नरेट कर रहा है, यानी जो ये बंदा स्टोरी बता रहा है, क्या वो किसी को बता रहा है या वो डायरेक्टली अपनी ऑडियंस को बता रहा है? यानी इसमें नरेशन का स्टाइल क्या है? दादी अम्मा जो हैं वो क्या किसी बच्चे को सुना रही हैं, यानी एआई जनरेटेड ही? मैं वॉइस ओवर का नरेशन स्टाइल पूछ रहा हूँ, ये क्या है? लोग वो यूँ बोल रही है कि
ऑडियंस, फिर मेरे साथ ये हुआ, या वो स्टोरी किसी को डायरेक्टली सुना रही है उस स्क्रिप्ट के अंदर? बेसिकली कर तो सारा कुछ हम रहे होते हैं, तो हम इसमें इस तरह कर रहे होते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा होती है, वो बैठी होती है और वो किसी थर्ड सामने जो उसके बंदा बैठा होता है उसको स्टोरी सुना रही होती है, लेकिन जो कैमरा है वो सिर्फ दादी अम्मा को ही वो ले रहा होता है कैमरे में, और वो जो दादी अम्मा होती है वो किसी सेकंड बंदे को जो है वो सारी स्टोरी सुना रही होती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। जहां तक वॉइस की बात आई तो वो दादी अम्मा जो है उन्हीं की वॉइस में सारी स्टोरी चल रही होती है, वो बताती है कि जब मैं जवान थी तो मेरे साथ ऐसे हुआ, और इस तरह का सीन होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं स्टिल यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप अटैच कर रहा हूँ जिसको देख के आप लोगों को मजीद आइडिया हो जाएगा कि ये नीश में कंटेंट बन कैसा रहा है। So he put me in a nursing home without my consent and moved into my house like I was already dead. But I wasn't confused. I wasn't finished. And while he thought I'd fade away... अब मुझे साथ आपने कुछ कंपेटिटर चैनल्स के नाम बताने हैं कि जो ऐसा काम कर रहे हैं ताकि मेरी ऑडियंस वहां जाके एक दफ़ा स्टडी कर ले कि कंटेंट बन कैसा रहा है। अच्छा साद भाई, इसमें मैं आपको कुछ चैनल्स के नाम बता देता हूँ। एक है ग्रैनीज ट्रुथ, उस चैनल पे जाएं, वहाँ देखें। उसमें मेरे ख्याल कोई 200-250 वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कैसे एक बूढ़ी अम्मी अपने किस्से सुना रही होती हैं कि मैं जब जवान थी मेरे साथ ऐसे हुआ। ये ग्रैनीज ट्रुथ एक मोस्ट कॉमन चैनल है, वो आप देख लें आपकी ऑडियंस, तो उसमें उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आ जाएगी। ठीक है, ग्रैनीज ट्रुथ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके कंपेटिटर को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेरा कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रैनीज ट्रुथ एक चैनल है, उसने 200, 250, 300 आई थिंक वीडियोस डाल दी हैं, ऐसे ही है ना? तो उसको तो ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब जो बिगनर है उसको भी क्या 300 वीडियोस के बाद ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, या इसमें बिगनर्स भी जल्दी ग्रो कर सकते हैं? नहीं साथ भाई, इस चैनल को मैं कंसिस्टेंटली वॉच कर रहा हूँ, और ये चैनल जो है इसकी पहले 8 से 10 वीडियो में चैनल मोनेटाइज हो गया था, क्योंकि ये एक न्यू आइडिया था और ये स्टार्टिंग में ही कोई 8-10 वीडियो मोनेटाइज हो गया था। मैं इसकी ओवरऑल वीडियो बता रहा हूँ, चैनल पे इतनी पड़ी है। अच्छा, यानी एज अ बिगनर भी हम ये नहीं बोलेंगे कि किसी का हो सकता है नहीं हो सकता है, इट इज़ सब्जेक्टिव। लेकिन जो बंदा मेहनत करेगा, क्या उसका कितनी देर में मोनेटाइज हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? साथ भाई, इसमें ऑलमोस्ट आपकी 40 से 50 वीडियोस आप बनाते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे इस पे रिजल्ट्स मिल सकते हैं विद इन 2 to 3 वीक्स इंशाल्लाह। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें क्या रखनी पड़ती है? कितनी नंबर ऑफ वीडियोस हमें डालनी है पर डे या पर वीक, और उनकी ऑलमोस्ट ड्यूरेशन क्या होगी? साथ भाई, मैं जो करवा रहा हूँ ना, मैं पर डे 3 वीडियोस अपलोड करवा रहा हूँ, और जो ड्यूरेशन है इसमें ड्यूरेशन आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी अच्छी है। लेकिन स्टार्टिंग में आप कोशिश करें ड्यूरेशन को 30 to 40 मिनट्स रखें, लेकिन अगर आपको अच्छी इंगेजमेंट मिल रही है तो उसके बाद आप 1 घंटा 1 आवर प्लस पे जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में भी 40 मिनट मिनिमम होने चाहिए। कमाल है यार। अच्छा, ये तो मुझे समझ में आ गया, डेली की 3 वीडियोस और 40 से 50 मिनट ऑन एवरेज आपने जाना है। यार साद, आपको इस चैनल, इस पर्टिकुलर, अब जिन्होंने साद का पुराना इंटरव्यू देखा होगा उनको पता है साद के काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं, अबव 30 उनके चैनल्स हैं। आपको कितना टाइम लगा इस चैनल को मोनेटाइज करवाने में? मतलब ऑनेस्टली आपने ये चीज़ मेरी ऑडियंस को बतानी है। अच्छा साद भाई, इस चैनल को मोनेटाइज करने में हमें तो कम से कम ज़्यादा टाइम इसमें इसलिए लगा था कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैनल था वो हमारा तकरीबन 1 महीना 10-12 दिनों में गया था, और क्योंकि हमारा पहला चैनल था इस नीश पे, पार्टिकुलर नीश पे, हमें इसकी कुछ इश्यूज आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर हम जितने ही मोनेटाइज करते गए वो हमारा मैक्सिमम 3 हफ्ते तक गए हैं, उसके बाद मोनेटाइज हो गया। साथ आप 1 महीना 10-12 दिन को ज़्यादा कह रहे हो, लेकिन ऑडियंस में आपको बोलूं कि अगर आपका ज़िंदगी का पहला चैनल ना, ज़िंदगी का, तो आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। साथ के और कितने चैनल्स हैं, डैट इज़ वाई इसको शायद हो सकता है कि इस नीश को क्रैक करने में 1 महीना 1.5 महीना लगाओ। लेकिन आपका अगर ज़िंदगी का पहला चैनल है, आपने जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऐसी नहीं रखनी, आपने थोड़ी बहुत ईजी पीजी रहना है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अच्छा खैर, ये थोड़ा सा नीच से हटके बात हो जाएगी, लेकिन साथ आपका जो ज़िंदगी का पहला चैनल था, आप बिगिनर्स को ये बता सकते हो कि आपको ज़िंदगी का पहला चैनल बनाने में या उसको मोनेटाइज करने में कितना टाइम लगा था? साथ भी आपने बिल्कुल एक्यूरेट बात कही है। अब मैंने कह दिया ना कि 2-3 हफ्ते लगते हैं, तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, वो स्टार्ट करते हैं और वो 2-3 हफ्तों बाद कहते हैं आपने तो बोला था कि 2-3 हफ्ते, लेकिन लगे नहीं है। देखें, हमने हर चीज़ को स्केल कर लिया। अब जो स्टार्टर है ना, वो अब एडिटर भी खुद है, अपलोडर भी खुद है, उसने एनालिटिक्स भी खुद देखना है, ओवरऑल चैनल उसने खुद देखना है। हमारे पास हर एक चीज़ को देखने के लिए एक बंदा बैठा है। मैं जब स्टार्टर था, मुझे पहले चैनल को मोनेटाइज करने में 3 से 4 महीने लग गए थे, ठीक है, और मैं उसको भी समझता था कि मेरा जल्दी हो गया। हर चीज़ की एक अलग वो होती है। उस टाइम क्योंकि मैं अकेला था काम करने वाला, अब टीम बढ़ गई है, तो जैसे टीम बढ़ती है तो आपका जो है वो इजीली फिर काम हो जाता है, तो फिर आपको ये टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है। एग्जैक्टली। और मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद भी ये था कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि यार
इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरा जब पहला चैनल मोनेटाइज हुआ था मुझे 10 महीने लगे थे, लेकिन उसके बाद अब चीज़ें वीक्स के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अब उसके पीछे कितना एक्सपीरियंस है, कितनी टीम है और कितने सिस्टम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब सिस्टम्स इन प्रोसेस हैं, हमें इंडिविजुअली जाके उन चीज़ों को समझाना नहीं पड़ता, गाइड नहीं करना पड़ता। हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है, स्क्रिप्ट्स के अलग सिस्टम्स बने हुए हैं, एडिटिंग के अलग सिस्टम्स बने हुए हैं और पूरी स्केड्यूलिंग के अलग सिस्टम्स बने हुए हैं। उन सिस्टम्स को चीज़ें फॉलो करती हैं और फिर हमारी चीज़ें स्केल अप होती चली जाती हैं। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए ऑब्वियसली ये चीज़ एज इट इज़ नहीं है, उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ऑडियंस को हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे ऑडियंस ज़्यादातर किस एज ब्रैकेट की है? यानी अगर हम ग्रैंड पा स्टोरी सुना रहे हैं, सो व्हाट वी बिलीव इज़ कि शायद यहाँ पे हमें बच्चे देखते होंगे। आप बताओ कि इसको कौन देखता है ये स्टोरीज? नहीं साथ भाई, इसमें बच्चे बिल्कुल नहीं देखते, 30 to 40 भी बिल्कुल नहीं देखते, इसको 55 प्लस देखते हैं। उसकी वजह ये है कि बच्चे ने क्या सुनने के बूढ़ी आंटी के साथ क्या हुआ था, तो इसको 55 प्लस ऑडियंस, 65 प्लस ऑडियंस वो देखती है, क्योंकि एक बूढ़ी ही बूढ़ी का दर्द समझती है कि क्या हुआ था। तो इसकी जो ऑडियंस है वो 55 प्लस ही आप कह लेंगे वो जाती है। ओके, ये काफ़ी शॉकिंग है कि यार 55 साल से ऊपर के लोग ये देख रहे हैं कि 55 साल से ऊपर वालों के साथ क्या हुआ। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब ग्रैंड मदर स्टोरी सुना रही है या कुछ आपकी ऐसी वीडियोस भी हैं जहाँ ग्रैंड फादर भी अपनी कोई स्टोरीज वगैरह सुनाता है? आपका क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, मोस्टली जो है ना हम ग्रैंड मदर को ही कवर कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर मैं एक नॉर्मल बात भी करूं, जो लड़की है ना वो लड़के के मुकाबले ज़्यादा बैठती है वीडियो देखने के लिए। तो ये तो ग्रैंड मदर है, तो वो ज़्यादा बैठती है। हमारा मोस्टली ये होता है कि हम ग्रैंड मदर कर लें, और जहाँ कोई 10 में से कोई एक, 20 में से कोई एक हम ग्रैंड फादर को भी दे आते हैं, लेकिन मोस्टली ग्रैंड मदर। एंड द ऑडियंस जो वीडियो देख रही है वो ज़्यादा मेल्स होते हैं या फीमेल्स होती हैं? इसमें रेशियो क्या जा रही है? मोस्टली 85 to 90% फीमेल है। ओके, यानी फीमेल्स की स्टोरी सुनने में बहुत इंटरेस्टेड है और यहाँ पे बहुत से लोग रिलेट करके होंगे। ये चीज़ बड़ी कॉमन है, जब फीमेल्स आपस में बैठती हैं तो जाहिर सी बात है वो ऐसी, उनके पास बहुत सी स्टोरीज होती हैं जो ऐसी इंटरेस्टिंग होती हैं कि वो अगर रात को 10 बजे बैठे हैं तो सुबह 5 बजे तक भी वो अपनी स्टोरीज सुना सकती हैं और सुन सकती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यूएसए में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। मतलब मैं भी ये इंटरव्यू करते करते ही चीज़ें मुझे भी समझ में आ रही हैं। हालांकि बिहाइंड द कैमरा भी मेरी थोड़ी सी डिस्कशन हुई, ज़्यादा नहीं साथ से, लेकिन ये साथ साथ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ दिस विल वर्क, क्योंकि साइकोलॉजी या सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी वैसा है, साइकोलॉजी और सॉफ्टवेयर वहाँ पे भी वैसा है। हाँ, अगर आप मेल्स को सुनवाना चाहती हो या मेल्स अपनी स्टोरी सुनवाएं तो शायद वहाँ पे ये घर के डायनामिक्स डिस्कस नहीं होंगे कि मेरी बेटी ने ये किया, बेटे ने ये किया, या वहाँ पे शायद डिस्कस हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में ग्रो कैसे किया, मैं प्रोवाइडर कैसे बना, मैं करियर में ग्रो कैसे किया। व्हाट डू यू थिंक? मतलब ये चीज़ शायद ज़्यादा चले, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। आपका क्या ख्याल है साथ इस बारे में? अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देख लें तो जो ग्रैंड फादर होते हैं ना वो इतना डिस्कशन नहीं करते, लेकिन उसके मुकाबले जो ग्रैंड मदर होती है, हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, वो बहुत अपने बचपन के किस्से सुना रही होती हैं, जवानी के किस्से सुना रही होती हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हमें ग्रैंड मदर को हम टारगेट करें। अगर हम ग्रैंड मदर का किस्सा कहानी होगी तो ऑडियंस भी उसमें फीमेल आएगी, और जो फीमेल है ना वो एवरेज ड्यूरेशन बहुत अच्छा देती है। वो जब वीडियो में बैठ जाती है ना तो उसको एंड तक देख के जाती है। हमारा ट्राई ये होता है कि हम मैक्सिमम ग्रैंड मदर को ही कवर करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉरगेट अबाउट ग्रैंडफादर्स, फॉरगेट अबाउट टारगेटिंग मेल्स। बस जो अब फाइनल हो गया, मतलब ये साद का भी वर्डिक्ट है, मेरा भी, मतलब दोनों साद का वर्डिक्ट है कि आप फीमेल्स वाली ही स्टोरीज बनाएं और फीमेल्स को ही टारगेट करें, क्योंकि एवरेज व्यू ड्यूरेशन वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा और स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। बेहतरीन यार, मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मुझे बस कंट्रीज़ का बता दो कि ऑडियंस कहाँ से आ रही है। क्या यूएसए से ही आ रही है या ऐसी स्टोरीज में कोई एशियन कंट्रीज भी इंटरेस्टेड हैं? नहीं, एशियन कंट्रीज तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी बूढ़ी अम्मियों को इंग्लिश ही नहीं आती तो वो क्या इन वीडियोस को देखेंगी। यूएस, यूके, कनाडा, इस तरफ से हमारी जो है ऑडियंस आ रही होती है। 90%, 85% यूएस से आ रही होती है, बाकी यूके, कनाडा इधर से आ रही होती है। ऑल राइट, आई थिंक कि सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया है। लास्ट क्वेश्चन, ये मुझे बताओ कि ये ब्राउज से व्यूज आते हैं या सर्च से भी कुछ आ रहे हैं? कुछ ज़्यादा नहीं, सर्च से 0% ही रहते हैं कि बूढ़ी अम्मी ने क्या फाइंड करना है। ब्राउज फीचर से ही सारे आ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें कम से कम नीश की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिफोर गेटिंग इनटू नीश यू हैव टू अंडरस्टैंड मुझे कौन देखेगा, कहाँ से देखेगा, उसकी एज क्या होगी, मेल होगी या फीमेल होगी, फिर आप उस हिसाब से अपना कंटेंट डिज़ाइन करते हो। लोग पहले क्या करते हैं, नीश की तरफ चले जाते हैं, डायरेक्ट स्क्रिप्ट की तरफ चले जाते हैं, डायरेक्ट वीडियो एडिटिंग, लेकिन उनको पता नहीं है उनको देख कौन रहा है। वो बाद में उनको समझ में आती है मुझे देख कौन रहा है, फिर भी नहीं चेंज करते। तो ये सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट है
जो आपने अंडरस्टैंड करना है, कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, कैसे देख रहा है, मेरी वीडियोस तक पहुँच कैसे रही है, उस हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है। ठीक है, अब आते हैं साथ अपनी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले मैंने टॉपिक कल कौन सा चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आप 3 वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो, आपने मुझे बताया 40-50 मिनट की। अब वो टॉपिक या स्टोरी आइडिया मुझे कैसे आएगा कि मैंने आज जो वीडियो बनानी है वो ओल्ड हाउस वाली कोई स्टोरी की बनानी है, या मेरे साथ कोई जवानी में मेरी बहन ने कुछ गलत कर दिया वो स्टोरी बनानी है। ये स्टोरी बनानी कैसे है और इतनी स्टोरी आएंगी कहाँ से? अच्छा, इसमें एक मजे की बात ये है कि इस स्टोरी का एक बेहतरीन जो ये है ना कि आपको एक टाइटल मिल गया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 1-2 मिनट के लिए लेते हैं कि हमने अब नेक्स्ट स्टोरी ये बनानी है कि दादी बता रही है कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की, तो फिर क्या हुआ कि जब उस बेटे के बेटे बड़े हुए तो फिर वो मेरे पास जॉब करने आए। ठीक है, अब ये हमारे पास एक टाइटल आ गया। अब इस एक टाइटल को हम मल्टीपल जगहों में लेके जा सकते हैं। कैसे? पहले हमारा टाइटल बन गया कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की, फिर उसके बेटों ने आगे से ये किया, फिर हम कह सकते हैं कि मेरी बेटी ने मेरे साथ ज्यादती की, फिर हम कहते हैं मेरी बहन ने मेरे साथ ज्यादती की। यानी एक टॉपिक से हमारे मल्टीपल हमारे टॉपिक्स निकल सकते हैं। सिर्फ अगर मैं एक टॉपिक की बात करूँ, आगे तो 1000 टाइटल, फिर उनके हजारों आप मजीद बनवा सकते हैं। आप रिलेशन चेंज करवा दें, आपका न्यू टाइटल बन गया। सही सही, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो भी आपको आइडिया मिले उसमें आप रिलेशंस कोई 6-7-8 रिलेशंस डालो तो आपकी 8 वीडियोस बन गई। लेकिन व्हाट आफ्टर 8 वीडियोस, फॉर एग्जाम्पल 10 वीडियोस एक आइडिया से बन गई। अब इस तरह की ये तो 3 दिन में मेरे पास आइडिया ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रोज़ की 3 वीडियोस अपलोड हो रही हैं, 9 वीडियोस 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं मज़ीद आइडियाज़ कैसे क्राफ्ट करूँ कि ये हुआ वो हुआ, इसका थोड़ा सा मुझे समझाओ ना। इसके लिए हम नॉर्मली कंपटीटर के चैनल भी चेक कर रहे होते हैं कि वो किस सेंस में वीडियो बना रहे हैं, उनके क्या टाइटल हैं, किन वेज में वो जा रहे हैं। उसके बाद हम उन टाइटल को बाज़-औक़ात कॉपी करके हम चैट जीपीटी को दे देते हैं कि हमें इससे रिलेटेड आइडियाज़ दो, और उसके बाद ये ज़रा चैट जीपीटी से भी रिसर्च ले लेते हैं, बाज़-औक़ात कंपटीटर चैनल के भी। लेकिन जो कंपटीटर का चैनल है उसका भी सेम नहीं बनाते, क्योंकि वो सेम वीडियो तो देखी हुई है लोगों ने, उसको भी हम ज़रा डिफरेंट करते हैं। बाज़-औक़ात रिसर्च कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात कंपटीटर के चैनल को हम रीराइट करवा रहे हैं, इस तरह हम सिस्टम कर रहे होते हैं। सही, यानी आइडियाज़ आपको बेसिकली कंपटीटर से मिल जाएंगे। कंपटीटर के पास जाओ तो कोई ना कोई आइडिया उसमें ट्वीक कर लो, लेकिन आइडियाज़ आपको एक्सपोजर वहाँ से मिल जाएगा, राइट? जी बिल्कुल। अगला मेरा ये क्वेश्चन है कि अब स्क्रिप्ट लिखवाने की बारी आती है। स्क्रिप्ट इतना लंबा 50 मिनट का स्क्रिप्ट, मेरी ऑडियंस जो बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि यार 50 मिनट का स्क्रिप्ट कैसे निकलेगा। तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हो कि 50 मिनट का स्क्रिप्ट निकलता कैसे है, पहली बात, और दूसरा उसमें डालना क्या है, मतलब स्क्रिप्ट में ऐसा क्या हो, किस तरह से स्क्रिप्ट लिखवाना है, प्रॉम्प्ट क्या होगी, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। एक प्रॉम्प्ट होती है उसमें हम उस प्रॉम्प्ट में बेसिकली ये लिखा हुआ, मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ कि हम उसे बताते हैं कि हमारा ये एक टाइटल है, आगे टाइटल की हमने स्पेस छोड़ी होती है। हमने इस टाइटल को ना हमने 5000 या 6000 वर्ड्स तक लेके जाना होता है। 1000 वर्ड की बेसिकली 10 मिनट की हमारी समझे वीडियो रेडी हो जाती है, ऑडियो रेडी हो जाती है। तो हम उसे कहते हैं इसको हमने 6000 वर्ड्स तक लेके जाना है, और नीचे हमने उसको नोट दिया होता है कि ये एक बूढ़ी अम्मा है जिसके साथ ज्यादती हुई, फिर उसके साथ ये हुआ, क्योंकि एक फ्लो तो सेम ही चल रहा होता है ना, कहानी का फ्लो तो सेम चल रहा होता है। तो एक प्रॉम्प्ट है। अच्छा, अब आपका वो प्रॉम्प्ट में हम टाइटल वगैरह दे देते हैं, तो वो खुद उसको रीड करके तो वो हमारी जो है वो बना देती है। पहले उसको पार्ट्स में करती है, उसके बाद उसको फिर सिंगल में कर लेती है। और ये हम निकलवाते कहाँ से हैं? इसके लिए हम बेसिकली ग्रोक भी यूज़ कर रहे हैं, ग्रोक 4, और जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसके लिए वो हम क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड एआई। ठीक है। अच्छा, साथ आप इसकी क्या प्रॉम्प्ट मुझे प्रोवाइड कर सकते हो? अगर मेरी ऑडियंस को इसकी प्रॉम्प्ट चाहिए तो क्या उसका कोई सोल्यूशन है? जी, मैं आपको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दूंगा। नो। अच्छा, अगर आपको इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से रिलेटेड, यानी इस नीश से रिलेटेड प्रॉम्प्ट चाहिए, तो अब आप लोगों को मिलती नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में डालता भी हूँ, आप लोगों को नहीं मिलती। अब आप लोगों को आना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे डीएम करना है प्रॉम्प्ट 222, ठीक है, प्रॉम्प्ट 222 लिख के, ये नीचे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा होगा। ये जब आप मुझे डीएम कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी प्रॉम्प्ट मिल जाएगी, जो कि मुझे प्रोवाइड की होगी साध ने। ठीक है, अब इसका ये ऑटोमेटेड तरीका मैंने आपको दे दिया, वरना ये आप लोगों को ना मिलती नहीं है। इंस्टाग्राम का लिंक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ आ रहा है मेरे इंस्टाग्राम का। यहाँ पे आएँ, मुझे मैसेज करें प्रॉम्प्ट 222, तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को मसला आता है और इतने कॉमेंट्स आते हैं प्रॉम्प्ट के कि उनको प्रॉम्प्ट मिल रही। अब इंस्टाग्राम पे आएँ, मैसेज करें, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, डायरेक्टली आपको ऑटोमेशन से इसका रिप्लाई आ जाएगा। वॉइस ओवर पे आते हैं। अब वॉइस ओवर ना बड़ा टेक्निकल है, अब दादी माँ की आवाज़ निकलवानी है, तो उसके लिए कौन सा टूल सबसे बेस्ट रहेगा, और क्या कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट का नाम भी आपके माइंड में है जो आप मेरी ऑडियंस को दे सको? इसमें यह है कि हम 10 से 15 सेकंड का कोई भी बूढ़ी अम्मी का यूएसए की जो हो, उसका हम वॉइस ओवर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। कोई भी हो सकता है, रैंडम ही उठाना है, ये नहीं उठाना है कोई मशहूर है जिसका उठा ले, कोई रैंडम सा उठा लें। उसके बाद फिर उसकी क्लोन करके फिर जितनी आपकी वो स्क्रिप्ट है वो आप देते जाएं, तो
फिर आपका वो बन जाएगा, क्योंकि अगर आप एक ही उठाएंगे तो उसमें जाहिर है फिर कॉपीराइट भी पड़ सकता है, रीयूज भी पड़ सकता है। कोई डिफरेंट ऐसा हो जिसका आपको पता ही ना हो, यूट्यूब से उठा लें, कहीं से उठा लें, उसका 10 सेकंड का क्लिप उठा लें, उसके बाद उसको आपको क्लोनिंग करते जाए। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, क्लोनिंग के लिए ना मुझे कोई 2-3 टूल्स का आपने बताना है, क्योंकि जैसे जो play.ht है वो अब वर्क नहीं कर रहा, तो किस तरह से क्लोनिंग, मेरी ऑडियंस लंबी वीडियोस की क्लोनिंग कैसे कम से कम बजट के अंदर, और कौन सा बेस्ट टूल है जिससे करवा सकती है? अच्छा साद भाई, इसमें बेसिकली ये कि वो हम पहले प्लेस्ट यूज करते थे, तो वो इंटरव्यू भी हुआ था, उसके बाद भी नीचे बहुत से लोगों के वो कमेंट्स आ गए थे कि अब तो प्लेस्ट बंद हो गया। तो इसके लिए बेसिकली हम यूज कर रहे हैं voice.ai। ये बहुत ही मजेदार है, उल्टा प्लेस्ट से भी ज्यादा जबरदस्त है, और इसकी मेरे ख्याल मंथली कॉस्ट 99 से $100 के अराउंड है, और इसमें आप अनलिमिटेड क्लोनिंग कर सकते हैं। बेहतरीन हो गया। तकरीबन play.ht की भी यही कॉस्ट थी और इसकी भी यही कॉस्ट है, तो ऑडियंस का ये वाला मसला भी हल हो गया। इसलिए कहता हूँ मेरे इंटरव्यूज़ रेगुलरली देखते रहा करें, ताकि जो अपडेट्स हैं वो भी हम बीच में डिस्कस करें और आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। अब आते हैं हम अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। अच्छा, वीडियो एडिटिंग ना बड़ी इसकी डिटेल से मैं आपका आंसर सुनना चाहता हूँ। कौन सा टूल यूज़ करना है, इमेजेस यूज़ करनी है या वीडियोज़ यूज़ करनी है, AI इमेजेस या वीडियोज़ किस टूल से निकलवानी है, कैप्शंस लगाने हैं नहीं लगाने, सारी चीज़ें, कॉस्ट कितनी आती है, टीम यूज़ करनी पड़ेगी या अकेले भी हो जाएगी, टाइम कितना लगेगा इस वीडियो एडिटिंग में, ये सारी चीज़ों का आप मुझे ना एक दफ़ा तफसील से आंसर कर दो। वीडियो एडिटिंग के लिए बेसिकली मैंने जैसे पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पास टीम है, तो इस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, इस स्पेसिफिक नीच के लिए मैंने अपने एडिटर को भी बुलाया हुआ है, और आपके लिए शॉकिंग होगा कि माशाल्लाह 10 साल का एडिटर है। आज हमारी ये मेरा माशाल्लाह एडिटर है, ये आप देख सकते हैं, और ये मेरी सारी इस नीच की एडिटिंग करता है, ये अब्दुल बारी। यार 10 साल का बच्चा आपकी एडिटिंग कर लेता है, लाइक फॉर रियल? हाँ जी, ये मेरी एडिटिंग करता है, और तकरीबन मेरे पास जितने भी एडिटर हैं 10 से 12 हैं, तो उनको लाइक उनको भी यही देख रहा होता है, जब उनको कोई इश्यूज आए तो ये उसको सारा कुछ देख रहा होता है। यार हैट्स ऑफ टू यू, टू दिस गाय, और जो इसके फादर हैं उनको लिए भी हैट्स ऑफ के यार उन्होंने इसको इतना एक्सपोजर लेने दिया, इसको काम करने दिया। लेकिन यार कब से कर रहा है ये आपके पास? ऑनेस्टली मुझे ज़रा सही से आंसर दो कि ये आपके पास कब से कर रहा है, और क्या मतलब आप फुली सेटिस्फाइड हो इसकी एडिटिंग से? और ये वो साद भाई, ये मेरे पास आया है 3 महीने पहले। इसके वाले साहब मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को भी सिखाओ। 3 महीने ये पहले मेरे पास आया। आप यकीन माने, इसको 2 दिन में, सिर्फ इसको मैंने 2 दिन काम सिखाया, तीसरे दिन इसने मुझसे भी अच्छी वीडियो एडिट करके दी थी। वेरी नाइस। और ये AI टूल्स वगैरह भी यूज़ कर लेता है? हाँ जी, टोटल समझेंगे, वीडियो फुल बना लेता है। बस अपलोडिंग पे मैं इसको भी नहीं लेके आया, इसको मैंने कहा एडिटिंग पे रहो। अब एडिटिंग ये टोटल कर लेता है। वीडियो तस्वीरें उठाने किधर से है, ऑडियो कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाना है, टोटल A to Z ये कर लेता है। अपलोडिंग वेरी नाइस यार। मैं इसको एक दफ़ा मुखातिब करना चाहूँगा। अच्छा, मुझे आप बताओ कि आप किस क्लास में हो? मैं 5th क्लास में हूँ। 5th क्लास में? जी। वाह यार, तो आप अपने क्लास फेलोज़ को भी ये चीज़ें सिखाओ, ताकि साथ भाई उनको भी हायर कर सकें और उनके पैसे बच सकें। आप उनको भी ये चीज़ें सिखाओ, क्योंकि क्लास में आप, आई एम श्योर कि कोई भी ये काम नहीं कर रहा होगा। जी। अच्छा, वैसे साथ आपका उसी गांव से ताल्लुक है ना, जहाँ पे वो पेंचर वाला भी जो था वो भी यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा है, और हर बंदा यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहा है? नहीं, वो हमसे तकरीबन 30 to 40 किलोमीटर दूर हो जाता है। हम सिटी में है, वो जरा गांव है। अच्छा, मुझे लगा शायद आपको भी उसी गांव की हवा लगी हुई है, और हर बच्चा, ये जैसे 5 क्लास का बच्चा भी है वो भी एडिटिंग कर रहा है। लेकिन है ये बहुत ही अच्छी बात। और भी कंट्रीज से जो लोग हमें देख रहे हैं, बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंस्पिरेशन होगी कि यार पाकिस्तान में यूट्यूब ऑटोमेशन काफ़ी ऊपर चली गई है और बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। इवन मुझे एक बहुत फेमस टूल है, अभी खैर मैं नाम नहीं लूँगा, उस टूल के ऑनर का भी मुझे मैसेज आया कि यार कहीं ये काम नहीं हो रहा, ना इंडिया में हो रहा है, ना नेपाल में हो रहा है, ना बांग्लादेश में हो रहा है, जितना काम पाकिस्तान में हो रहा है। उसने पाकिस्तान में भी एक सर्टेन रीजन की एक बात की, और वो तब मुझे नहीं पता था कि ये इस गांव की बात हो रही है, लेकिन इसी गांव की बात की कि यहाँ से इतनी ज़्यादा फेल्ड अटैम्प्ट्स भी आती हैं एक टूल बाय करने की। वो टूल का नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा। कि मेरा उसने $5 लाख का नंबर लिया कि $5 लाख की फेल्ड अटैम्प्ट्स हुई हैं इस गांव से या इस रीजन से, बेसिकली पूरे एक पर्टिकुलर रीजन से। तो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तानियों के लिए ना कम प्राइस में लॉन्च कर दूँ। तो खैर मेरी उससे काफ़ी अच्छी डिस्कशन वगैरह हुई। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू योर रीजन। वो आपका ही रीजन है, आप वाले रीजन की ही बात हुई थी। तो बड़ा बेहतरीन यार यहाँ पे काम हो रहा है। अच्छा, मुझे बताओ कि कौन कौन से, बल्कि बच्चा खुद ही आंसर करे कि आप कौन कौन से AI टूल यूज़ करते हो और ये सारा डाटा आप कैसे निकलवाते हो? आप मेरी ऑडियंस को समझाओ। वॉइस के लिए कैपकट यूज़ करता हूँ, और इमेजेस के लिए मेटा AI और पिक्लुमन, और एडिटिंग के लिए कैपकट।
और आपको एक वीडियो, अब मुझे पता है आप डिफरेंट नीश में काम कर रहे होगे, किसी भी नीश का मुझे बता दो, एक अगर 40-50 मिनट की वीडियो है, उसको एडिट करने में, उसका विजुअल्स निकलवाने में, फिर एडिट करने में कितना टाइम लग जाता है आपको? अराउंड 20 मिनट्स पर वीडियो। 20 मिनट में आप तकरीबन 40-50 मिनट की वीडियो एडिट कर लेते हो? जी यार साद भाई, आपकी ट्रेनिंग को भी सलूट है यार, आपने अगर उसको सिखाया है तो ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त यार, थैंक यू सो मच। बहुत से अगर बच्चे भी देख रहे होंगे या पेरेंट्स देख रहे होंगे जिनके इतने बच्चे हैं, तो उनके लिए भी आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा सादो, आप थोड़ा सा डिटेल से इस नीश के बारे में मुझे बता दो कि विजुअल्स वगैरह कैसे आ रहे हैं, कौन सा टूल यूज़ हो रहा है, और प्रॉम्प्ट्स कैसे लेनी है उन विजुअल्स की, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दो। जो सबसे पहले तो देखें, इस अगर पर्टिकुलर वीडियो की बात करें, स्क्रिप्ट का मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए हम कौन से यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर पहले हमें चाहिए होती है एक बूढ़ी अम्मा की तस्वीर, तो उसके लिए हम एक ही स्क्रिप्ट समझे, हम एक ही प्रॉम्प्ट बना लेते हैं। उसके बाद हम बस उसके कलर, उसके हेयर कलर, उसकी आइज़, उसकी ये वो हम बस चेंज करते रहते हैं और हम उसी की ही प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। उसका कभी ड्रेस चेंज करवा दिया, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया। एक एक प्रॉम्प्ट बनवा के तो हम उसकी पहले तस्वीर लेते हैं। तस्वीर के लिए मेटा यूज़ कर लें, पिक्लुमन यूज़ कर लें, और भी एक तो लिनार्टो है, ये यूज़ कर लें। हम ये टूल्स यूज़ कर लेते हैं। जो हमारी फोटो टू वीडियो करती है वो हमारी हेलो कर देती है। हमें बस एक तस्वीर चाहिए होती है, ठीक है। एक तस्वीर चाहिए होती है 2-3 एंगल से, एक लाइक इस एंगल से चाहिए होती है, एक इस एंगल से, एक इस एंगल से। 2-3 तस्वीरें आ गई हमारे पास। उसके बाद हम हेलो से जो है वो हम उनको फोटो टू वीडियो कर लेते हैं। वो 5-5 सेकंड की हमारे पास 3 वीडियो बन जाती है, बस हमारा काम डन हो गया। उसके बाद हम उन्हीं तस्वीर 3 जो हमारी वीडियोस होती हैं उनको लेके तो हम लूप लगा लेते हैं पूरे 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा जितनी वीडियो होती है। अच्छा, यानी कोई लिप सिंक वाला चक्कर नहीं है, यानी लिप्स सिंक नहीं होते वॉइस ओवर के साथ, वो रैंडमली कुछ बोल रही हैं, एक शॉट ये डाला, एक दूसरे एंगल से डाला, एक तीसरे एंगल से, और फिर इनका लूप लगा दिया। एम आई राइट? एग्जैक्टली, लिप सिंकिंग उसमें नहीं है एकदम। ठीक है, तो ऑडियंस थोड़ा फ्रस्ट्रेट नहीं होती कि यार लिप सिंक नहीं है, दादी माँ नज़र तो आ रही हैं, बोल भी रही हैं, लेकिन उनके मुंह से वो कुछ बोल रही हैं लेकिन हमें सुनाई कुछ दे रहा है, तो इससे कोई मसला तो नहीं होता? यार हमारी ऑडियंस 65+ है, उन्होंने उसके लिप्स को देखना ही नहीं उनको नजर ही नहीं आना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ तक आई थिंक वीडियो एडिटिंग की आपको समझ आ गई होगी। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है। 3 शॉर्ट्स निकलवाने हैं, हर वीडियो में उसमें कपड़े चेंज कर दिए, सीन चेंज कर दिया, या जो भी है वो सीन चेंज कर दिया, और उसके बाद उनको लूप में लगा के आपकी वीडियो कंप्लीट है। वाकई इसमें 20 मिनट से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए असूलन। अच्छा, उसके बाद थंबनेल पे आते हैं। थंबनेल मैंने देखा है, जो आपने कंपेटिटर चैनल दिया उसने ऊपर पूरी स्टोरी लिखी हुई है, यानी थंबनेल के ऊपर ही पूरी स्टोरी लिखी हुई है, तो क्या आप भी सेम फॉर्मेट को फॉलो करते हो? ऐसे ही है, जो आपकी स्क्रिप्ट निकली है ना 50 से 60 मिनट की, वो आपने चैट जीपीटी को देनी है। उससे कहना है कि इसको 2 लाइनों में कवर कर ले, होल स्टोरी को। उसने 2 लाइनों में, 3 लाइनों में कवर कर लेना है। वही 2-3 लाइनें लेके आपने जाना है कैनवा पे, और बस आपने एक तस्वीर लगा देनी है और वो टेक्स्ट लिख देना 2-3 लाइनों का। ये तो बहुत ही सिंपल है यार, और ये आई थिंक इसमें भी 5 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेंगे टोटल। एग्जैक्टली। ठीक है, तो सही है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। एसईओ की तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती होगी, राइट? नहीं, क्योंकि ये सर्च से क्लिक आने नहीं है, क्योंकि ये तो ब्राउज फीचर है ना। किसी ने क्या आके देखना है कि कोई सर्च नहीं करेगा इस चीज़ को। तो बेसिक एसईओ लाइक जो टाइटल टैग्स वो बेसिक लगा दें, लेकिन इतनी कोई खास नहीं है। हाँ, यही मैं ना, ऑडियंस कभी कभी कमेंट करती है कि आपने एसईओ का नहीं पूछा। मैं इसलिए नहीं पूछता क्योंकि मुझे पता होता है उस नीश में एसईओ की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अच्छा, जिस नीश में मैं एसईओ का ना पूछूं, आप समझें कि एसईओ की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। दैट्स वाई मैंने वो पूछ के आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आरपीएम आपको कितना देखने को मिलता है पर 1000 व्यूज ऑन एवरेज? कितना आरपीएम आ रहा है? क्योंकि ये लॉन्ग स्टोरी है और एक नॉर्मल चीज़ है कि जितना आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, आपका आरपीएम बढ़ता जाता है। इस पर्टिकुलर निश में मैंने 35 तक भी आरपीएम को जाते देखा है। नॉर्मली अगर कहा जाए कि कोई व्यूअर अगर 30 to 40 to 50% आपकी वीडियो देखता है तो नॉर्मल आरपीएम 15 है। लेकिन जितना, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है, जितना एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, आप इसके 30-35 तक लेके जा सकते हैं। बट ओनली 30-35 तब है जब 100% एवरेज ड्यूरेशन हो, जो कि पॉसिबल नहीं है नॉर्मली। तो आप कह लें 15 टू इसके राउंड अबाउट घूमते हैं। 15 to 20 वी कैन से कि इतना आरपीएम हमें देखने को मिल जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा साथ, मैंने एक कमेंट पढ़ा, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, हम उसको एड्रेस भी कर देते हैं अगर लोगों का कुछ कंसर्न हो भी, तो कि मैंने स्टोरीज़ का जाके आरपीएम निकालने की कोशिश की चैट जीपीटी से। ये कोई बंदा कह रहा है, ठीक है, और चैट जीपीटी ने बोला कि स्टोरीज़ पे इतना ज़्यादा आरपीएम नहीं होता, $2 से $3 होता है। तो आई एम कंसर्न अबाउट इट कि क्या आप और आपका गेस्ट जो हमें बता रहा है कि आरपीएम 15 से 20, या उस वीडियो में शायद 25 था, या जितना भी था 20 से 25, इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे कम भी नहीं होता, स्टोरीज़ पे इतना मिल जाता है।
तो इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? आप इसको कुछ बताना चाहोगे, ऑडियंस को कुछ गाइड करना चाहोगे या एजुकेट करना चाहोगे कि ज़्यादा आरपीएम कब मिलता है और कम आरपीएम कब मिलता है? मैं आपको बताता हूँ, वो जो आपके स्टूडेंट ने वो चेक किया ना चैट जीपीटी से, वो मोस्ट प्रोबेबली उसने एशियन कंट्री का आरपीएम चेक कर लिया होगा कि उर्दू स्टोरीज पे क्या आरपीएम है। आपको पता है इंग्लिश जो स्टोरीज है वो कोई भी नीश आप पकड़ लें उसका $8-10 से तो कम होता ही नहीं है, तो $2 कैसे हो गया? लॉन्ग वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो, यूएसए से व्यूज आ रहे हैं, तो उसका जाहिर है आरपीएम इतना ही है। और इतना ही होता है, 8-10 तो वेरी नॉर्मल है। अगर आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छी होगी, टॉपिक थोड़ा सा और अच्छा होगा, यानी इंगेजमेंट बनाने वाला टॉपिक होगा, तो आपको $15 तक भी मिल सकता है। और अगर आपकी वीडियो 1 घंटे की है और उससे लोगों की 3-3 घंटे की वीडियोस भी होती हैं साथ, ऐसे है कि नहीं? एग्जैक्टली। और उनका फिर आरपीएम $32, $35 जो इन्होंने बोला ना, $32-35 उन लोगों के लिए फिर नॉर्मल होता है, लेकिन उन पे इंगेजमेंट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है? तो वो और ये पैसे, एक और कमेंट था कि एडवर्टाइज़र क्यों इतनी बोरिंग स्टोरीज पे ऐड लगाने के पैसे देगा? एडवर्टाइज़र ये सिलेक्ट नहीं करता कि मैंने ऐड इसके चैनल पे लगाना है या उसके चैनल पे लगाना है। एडवर्टाइज़र एक कैटेगरी सिलेक्ट करता है और उसमें जनरल कैटेगरीज भी बहुत सारी होती हैं। तो वीडियो जितनी लंबी होगी यूट्यूब ने ऐड दिखाना ही दिखाना है, तो जितने ऐड चलेंगे उतने ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे। आई होप कि बहुत सी ऑडियंस समझ गई होगी। ठीक है, आरपीएम मैं समझ गया, इस नीच का 15 के करीब है। अब इनकम के बारे में बताओ कि आप पर्टिकुलरली आपका जो यूट्यूब चैनल है उससे आपकी यहाँ पे कितनी को अर्निंग हो रही है इन डॉलर्स? हमारा चैनल इसमें न्यू है, ज़्यादा उसकी एज नहीं है कि वो अच्छा हो, तो समझें कि वो अभी राउंड अबाउट $2 पर मंथ दे रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये आगे जाएगा, इस पे हम इंशाल्लाह इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इससे बहुत ज़्यादा आगे जाएगा इंशाल्लाह। और $2 को आप अंडर एस्टिमेट ना करो साथ, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं 99% लोगों के लिए ये एक गोल है, तो ये अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं है। साथ के लिए हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे पता ही है कि आप लोगों के लिए अंडर एस्टिमेटेड नहीं है, तो आप लोग इस पर काम स्टार्ट करें। हाँ, टाइम लगेगा जैसे मैंने बीच में बोला, लेकिन अगेन यहाँ तक पहुँचना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आई थिंक साथ वी आर डन फॉर टुडे। अगर आपका कोई मैसेज है, अगर आप इस नीच के हवाले से कुछ मज़ीद अगर मिस हो गया मेरे से, आप अगर कुछ बताना चाहो तो यू आर ओपन फॉर इट। देखें, इस नीश जो मैंने पिछली बताई थी ना मोटिवेशन, उसमें ज़रा सा कुछ मसले थे कि आपने पहले स्पीकर ढूंढना है, फिर आपने उसकी क्लोनिंग ढूंढनी है। ये नीश आज लाने का मकसद यही था कि ये इजी, यानी कि जिसने आज ये वीडियो देख ली है ना साथ भाई की, उसके बाद वो बस स्टार्ट करे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल आपने कैपकट में गए, कैपकट में जाने के बाद आपने नीचे वो सारी वॉइस रखी, अपना वीडियो को आपने लूप पे लगाया, 1-2 इफेक्ट लगाए, ऑटो कैप्शन लगाया, आपकी वीडियो रेडी है। बस इस पे अपलोड करें और बस करते जाएं, बहुत अच्छी नीश है। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट साथ मेरे माइंड में आ रहा है। लोग कहते हैं कि यार अगर मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं इकट्ठे 2 ही ना स्टार्ट कर दूँ। आपका क्या इसमें सजेशन है? जो बिगिनर है, जिंदगी का पहला चैनल है, वो क्या करे? स्टार्ट विद 1 चैनल या इकट्ठे 2-3 बना के उसमें मुख्तलिफ स्टोरियाँ चढ़ाई जा रहा है? आप क्या कहते हो? अच्छा, मैं इस पर अपना पर्सनल और ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना, तो वो ये है कि कभी भी आप 2 चैनल एट वंस स्टार्ट ना करें, एक चैनल स्टार्ट करें। जब आपको एक चैनल पे अच्छी एंगेजमेंट मिल गई है, तब आपने सेकंड पे जाना है। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं एक पे 3 वीडियो डाल सकूँ तो मैं दूसरे पे भी 3 डाल दूंगा, ना करें। पहले का बैकअप बनाते जाएं, दूसरा चैनल आप स्टार्ट ना करें। ये आप इंशाल्लाह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा था। एक चैनल से स्टार्ट लें। बिल्कुल सही कहा, और यही मैं भी प्रीच करता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। बहुत से लोग समझते भी हैं, वैल्यू भी देते हैं, लेकिन चलो एक सेकंड पर्सपेक्टिव में मिल गया, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को आज का इंटरव्यू क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ये नीश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कोई अगर क्वेश्चन है या कौन कौन इस नीश में काम करना स्टार्ट करना चाहता है, वो भी बताए। एंड आई विल डेफिनेटली लुक इनटू द कमेंट्स, और मैं पढ़ता भी हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ। सो अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन डिटेल से सीखना चाहते हैं, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इनको मैसेज करें, इनसे पूछें कि हम कैसे यूट्यूब ऑटोमेशन डिटेल से सीख सकते हैं। तो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मैं फिर देख रहा हूँ कि अभी तक बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे इंटरव्यूज़ आपसे मिस ना हो सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।